हम काव्य प्रकाश के पंचम उल्लास का अध्ययन कर रहे हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेद जो हम पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम गुणीभूत व्यंग्य काव्य किसे कहते हैं, उसके बाद में गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद हैं जो प्रस्तुत कारिका में बताए गए हैं। उसमें से हमने अगूढ़ और अपरस्यांग जो भेद है उसका अध्ययन कर लिया था। तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य किसे कहते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। जब व्यंग्य वाच्य से वाच्यात अनतिशयनी, वाच्य से बढ़कर नहीं होता, यानी वाच्य बढ़कर होता है या वाच्य के बराबर हो जाता है, तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद थे, जिसमें प्रथम गुणीभूत व्यंग्य काव्य का भेद था अगूढ़। अगूढ़ वह होता है जिसमें व्यंग्य छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाता है, यानी कि असहृदय जनों को भी जो शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है वह व्यंग्य। फिर वो क्या हो जाता है, जो एकदम स्पष्ट हो जाता है तो फिर वो व्यंग्य वाच्य से बढ़कर नहीं होता। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, वो गुणीभूत व्यंग्य की श्रेणी में आ जाता है, जब व्यंग्य एकदम शीघ्र ही प्रतीति हो जाए असहृदय जनों को भी। तो हमने अगूढ़ देखा था इसमें, उसमें हमने उदाहरण भी देखा था इसका, कांची गुणगठन भाजन वेश रश्मि हमने देखा था। दूसरा भेद था अपरस्यांग, यानी कि व्यंग्य अपरस्य माने अपर का दूसरे का अंग बन जाए, यानी रसादि का या वाक्य के तात्पर्यभूत वाच्य का जब अंग बन जाता है, रस या संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि आदि, तो उसे अप्रस्यांग कहते हैं। जैसे हमने उसका उदाहरण देखा था, नाभ्यरु जगन स्पर्शी अयम सा रसनोत्कर्षी पीन स्तन विमर्दन नाभ्यारु जगन स्पर्शी नीवी वृषंचना करा। जहां पर करुण रस का प्रसंग था, करुण रस मेन है, प्रधान है, लेकिन जो श्रृंगार रस है, प्रस्तुत पद्य में श्रृंगार रस था, वो श्रृंगार रस करुण रस का अंग बन गया है, तो अप्रस्यांग था। आज तीसरा भेद देखते हैं हम, वाच्य सिद्ध्यंग। हमने कहा था ना कि हम एक एक भेद को देखते चलेंगे और उसके एक एक उदाहरण देखेंगे। वाच्य सिद्ध्यंग, तो इसके नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, जो वाच्य की सिद्धि में अंग रूप में हो जाता है, यानी वाच्य की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसे वाच्य सिद्ध्यंग कहते हैं। इसका उदाहरण अभी हम देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। वाच्य सिद्ध्यंगम यथा, वाच्य सिद्ध्यंग जो तीसरा भेद है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, वाच्य सिद्ध्यंग का उदाहरण दिया है, भ्रमी मरति मलस हृदयताम प्रलयम मूर्छः तमः शरीर साधनम मरणंच जलत भुजगजम प्रसह्य कुरुते विषम वियोगिनी नाम। यहाँ पर देखो, प्रस्तुत श्लोक का पहले हम अर्थ देखते हैं, फिर से वाच्य सिद्ध्यंग कैसे कहा है। जलद भुजगजम, मेघ, जलद माने होता है मेघ, मेघ रूपी, भुजग माने सर्प के, मेघ रूपी सर्प से उत्पन्न विष जो है वह क्या कर देता है, भ्रमी माने चक्कर आदि, अरति माने विषयों से अरुचि, अलस हृदयताम उदासीनता, प्रलयम ज्ञान का भाव, चेष्टा का भाव, मूर्छा, तमह शरीर साधनम शारीरिक दुर्बलता, और मरणंचय और मरण की स्थिति उत्पन्न कर देता है। वियोगिनी नाम माने वियोगिनियों के लिए, ठीक है। मेघ रूपी सर्प से उत्पन्न विष वियोगिनी स्त्रियों के लिए चक्कर, विषयों से अरति, आलस्य, प्रलय, मूर्छा, शारीरिक दुर्बलता और यहाँ तक कि मरण तक की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। तो यह श्लोक का अर्थ है। अब यहाँ पे बेटे ये वाच्य अर्थ है इसका। यहाँ पे जो विष शब्द है, विष शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जल भी होता है और हलाहल यानी विष, जहर भी होता है। अब जब यहाँ पे जलद यानी मेघ पर भुजग माने सर्प का आरोप किया गया है, तो विष का अर्थ क्या लिया गया, हलाहल है, जहर है। तो यह हलाहलम व्यंग्यम, हलाहल यहाँ पे व्यंग्य अर्थ है। विष मेघ रूपी जैसे सामान्य रूप से अर्थ, विष क्या आ गया यहाँ पे, जो जल के अर्थ में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हलाहलम है वो विष का जो हमने हलाहल अर्थ लिया है, जहर अर्थ लिया है, वो व्यंग्य है। किंतु वह भुजग रूपी, यानी भुजग यानी सांप, जब हमने मेघ पे सांप का आरोप किया है, तो सांप का आरोप किया है, तो वह विष जो है हलाहल व्यंग्य, जो व्यंग्य है वो वाच्य की सिद्धि के लिए, भाई जब हम मेघ को सांप मान रहे हैं तो उसके जो जल है वो भी विष के रूप में ही कहा जाएगा, तो वह वाच्य की सिद्धि के लिए ही हो गया है। तो यहाँ पर जो हलाहल व्यंग्य है
वह भुजग रूप वाच्य की सिद्धि करने वाला ही हो गया है, वाच्य की सिद्धि में ही हो गया, इसलिए वो गुणीभूत हो गया है, इसलिए वो मेन नहीं रहा। यहाँ पे जो हलाहल विष जो व्यंग्य था वो भुजग यानी सर्प रूपी वाच्य की सिद्धि के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए वह मेन नहीं रहा। तो इस दृष्टि से क्या हो गया, वह गुणीभूत में आ गया है। ठीक है, तो सर्वरूप वाच्य की सिद्धि, इसलिए वाच्य सिद्ध्यंग का ही उदाहरण बन गया है। अब हम अगला देखते हैं, वाच्य सिद्ध्यंग वाच्य की सिद्धि में। तो यहाँ पे जो यहाँ का जो व्यंग था वो वाच्य की सिद्धि में ही अंग बन गया है, इसलिए वो गुणीभूत हो गया है। आगे देखो, ये हमने इसका देखा, यहाँ पर विष शब्द व्यंगार्थ गरल भुजग रूप वाच्यार्थ की सिद्धि कराता है, इसलिए यहाँ पे उसमें आ गया है। अगला देखते हैं वाच्य सिद्ध्यंग के बाद में, याद होगा तुम्हें, अगूढ़ मप्रस्यांगम वाच्य सिद्ध्यंग मस्फुटम, तीसरा है अस्फुट व्यंग, चौथा व्यंग है अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य काव्य का चौथा भेद है अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य। तो अस्फुट से क्या मतलब है, जो बेटा स्फुट ना हो, एकदम प्रतीत ना हो, यानी कि जिस प्रकार से अगूढ़ में क्या होता था, सहृदयों को भी व्यंग्य प्रतीति हो रही थी और जो असहृदय हैं उनको भी हो रही थी, यानी सभी को बहुत आसानी से हो रही थी। लेकिन अस्फुट में क्या है, जब व्यंग्य इतना क्लिष्ट हो कि ना तो असहृदयों को तो हो ही ना, और सहृदय जनों को भी व्यंग्य की प्रतीति ना हो पाए, तो उसे कहते हैं अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य। ठीक है, यानी कि व्यंग्य ऐसा होना चाहिए कि जो सहृदय संवेद्य हो, सहृदय को तो उसकी प्रतीति हो आसानी से और व्यंग्य समझ में आए। लेकिन जब व्यंग्य ना तो किसी को नहीं समझ में आ रहा, बहुत ही क्लिष्ट हो रहा है, तो उसको अस्फुट, तो वो गुणीभूत व्यंग्य में चला जाता है और उसे अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। उदाहरण देखो इसको, अदृष्टे दर्शनोत्कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता न दृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अदृष्टे दर्शनोत्कंठा, नायिका कह रही है जैसे जब तुम मुझे दिखाई नहीं देते हो, अदृष्टे, दिखाई नहीं देने पर क्या होती है, दर्शनोत्कंठा, दर्शन की इच्छा होती है कि दिखाई दो। दृष्टि विच्छेद भूरिता, विच्छेद भीरुता, और जब दिखाई देते हो तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि बिछुड़ जाओगे, तो उसका डर लगा रहता है हमेशा। तो दर्शन ना होने पे तो दर्शन की उत्कंठा होती है, और जब दिखाई देते हो तो तो वियोग का भय रहता है। तो ऐसा कुछ करो, ना अदृष्टेन ना दृष्टेन, सॉरी, ना दृष्टेन ना दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम, ना तो अदृष्टेन यानी दिखाई नहीं देते हो तब, और ना ही दृष्टेन या जब दिखाई देते हो तब, भवता लभ्यते सुखम, तो सुख प्राप्त नहीं होता, यानी दोनों ही अवस्थाओं में आपसे सुख नहीं मिल रहा है। क्यों, जब आप दिखाई नहीं देते हो तो लगता है कि भाई दर्शन हो, आपकी उत्कंठा बनी रहती है, और जब दिखाई देते हो तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि बिछुड़ जाओगे। तो आपके दिखाई देने पर और ना दिखाई देने पर दोनों ही अवस्थाओं में आपसे सुख नहीं मिलता। यह किसी नायिका की उक्ति है। तो अब इसमें व्यंग्य क्या है, वाच्यार्थ है। व्यंग्य क्या है, अत्र अदृष्टो यथा न भवसी वियोग भयम च यथा नोत्पद्यते तथा कुर्या इति क्लिष्टम। अत्र यहाँ पर अदृष्टो, तुम, तुम्हारा अदृष्टो माने तुम दृश्य अदृष्ट ही ना हो, तुम हमेशा दिखाई देते रहो, यथा ना भवसी, यथा अदृष्टो यथा ना भवसी वियोग भयम च यथा नोत्पद्यते, तुम जिससे अदृष्ट भी ना हो और तुम्हारे वियोग का भय भी ना हो, ऐसा कुछ करो। यानी कि दिखाई भी देते रहो और वियोग का भय भी ना हो, क्योंकि उसको दोनों स्थिति में स्थिति हो रही थी, जब दिखाई नहीं देता तो दर्शन देखना चाहती है, और जब दिखाई देता है तो डर बना रहता है। वो कहती है कि ऐसा हो जाए कि तुम दिखाई भी देते रहो और तुम्हारे वियोग का भय भी न उत्पद्यते नहीं हो, तो ऐसा कुछ करो। तो यह व्यंग्य अर्थ है, परंतु यह जो है बेटा क्लिष्ट, बहुत ही क्लिष्ट है, यह सहृदय जनों को समझना भी अत्यंत क्लिष्ट हो जाता है। इस कारण से जब व्यंग्य क्लिष्ट हो जाए, जब एकदम स्फुट ना हो, प्रतीत ना हो, तो वह अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य काव्य की श्रेणी में चला जाता है। तो यह अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। ठीक है, तो अस्फुट माने जो सहृदय जनों को भी प्रतीत ना हो, असहृदय जनों को भी प्रतीत ना हो, किसी को प्रतीत नहीं हो रहा, सहृदय को से व्यंग्य हमारे देखते हैं, यदि वो प्रतीत होता है तो वो ध्वनि काव्य कहलाता है, जब नहीं प्रतीत होता है, क्लिष्ट हो जाता है, तो वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता है, और गुणीभूत व्यंग्य काव्य की कौन सी श्रेणी में चला जाता है, अस्फुट। ठीक है, ये हमने उदाहरण देखा इसका। अगला देखो,
संदिग्ध प्राधान्यम यथा। नाम से स्पष्ट हो रहे हैं बेटा सारे गुणीभूत व्यंग्य काव्य के। संदिग्ध प्राधान्यम, संदिग्ध माने संदेह बना रहता है कि कौन प्राधान्य कौन प्रधान है। यानी कि ये बेटा ये वो वाली स्थिति है जो हम जैसे कि होता है ना, संदेह बना रहेगा कि व्यंग्य प्रधान है या वाच्य प्रधान है। श्लोक का जब अर्थ देखते हैं तो ये हमेशा रहता है नहीं नहीं वाच्य अच्छा है, नहीं नहीं व्यंग्य अच्छा है। ये दोनों में जब संदेह की स्थिति बनी रहती है तब भी वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता है और उसका नाम होता है संदिग्ध प्राधान्यम। ठीक है, उदाहरण देखो। हरस्तु किंचित परिवृत धैर्य चंद्रोदयारंभ एवाम्बुराशि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि। श्लोक का अर्थ देखो। चंद्रोदयारंभ, चंद्रमा के उदय के समय, अंबु राशि इव यानी समुद्र के समान, चंद्रमा के उदय के आरंभ में समुद्र जिस प्रकार से उद्वेलित हो जाता है उसके उठने के समान, किंचित माने कुछ, परिवृत धैर्य जिनका धैर्य थोड़ा सा स्खलित हो गया यानी अधीर होकर के, हरह माने शिवजी ने, बिंब फलाधरोष्टे बिंब फल के समान जो लाल है उनके अधरोष्ट, किसके, पार्वती जी के बिंब फल के समान, जो है बिंब फल के समान अधरोष्ट, अधरोष्ट वाले उमा मुखे पार्वती जी के मुख पर, विलोचनानी अपनी नेत्रों को व्यापार्यामास माने घुमाया, उन पर अपनी आंखें गड़ा दी, उन पर अपना नेत्र व्यापार किया। अब विलोचनानी अपनी तीनों आंखों को उन पर गड़ा दी। चंद्रमा के उदय के आरंभ में समुद्र उद्वेलित होने वाले समुद्र के समान कुछ कुछ अधीर होते हुए भगवान शिव ने बिंब फल के समान अधरोष्ट वाली पार्वती के मुख पर अपनी नेत्रों को गड़ा दिया, उनकी आंखों को से अपनी दृष्टि उधर लगा दी। अब बेटा श्लोक का अर्थ समझ में आया वाच्य के, यानी कि चंद्रमा को देख के समान पे जब उन्होंने थोड़े से अधीर हो गए भगवान शिव तो उन्होंने बिंब फल के समान जो जिनके अधरोष्ट हैं, अधर हैं, ऐसी पार्वती जी के मुख पे अपनी दृष्टि लगा दी। तो यहाँ पे व्यंग्य क्या है, अत्र परिचुंबितम एच्छदिति किम प्रतिमानम। यहाँ पर भगवान शिव उनको चुंबन करना चाहते हैं, यह की इच्छा हुई है। यह जो व्यंग्य है चुंबन करना चाहते हैं उनका, तो ये व्यंग्य प्रधान है। इस श्लोक को देखते हैं तो उसमें ये व्यंग्य आता है कि वो उनको चुंबन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वाच्यार्थ इतनी अच्छे तरीके से कहा है कि उन्होंने अपने नेत्रों को व्यापार किया, विलोचनानि व्यापारम, अपने नेत्रों को उन पे गड़ा दिया। इस दृष्टि से यहाँ पे जो वाच्यार्थ है दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही प्रधान रूप से प्रतीत हो रहे हैं कि वाच्य प्रधान है क्या व्यंग्य प्रधान है, तो दोनों में संदेह बना हुआ है। अत्र परिचुंबितम इच्छदिति, भगवान शिव ने परिचुंबन माने पार्वती जी के मुख पर चुंबन करने की इच्छा की। यह जो प्रतीयमान अर्थ है, यह जो व्यंग्य अर्थ है, क्या वो प्रधान है, अथवा विलोचन व्यापारम, नेत्र व्यापार जो उन्होंने अपने नेत्रों को उनके गालों पर गड़ा दिया है, उनके मुख पर गड़ा दिया है, या वो वाच्य प्रधान है। यह संदेह हमेशा बना रहता है। जब ये संदेह की स्थिति आ जाती है कि वाच्य प्रधान है या व्यंग्य प्रधान है, तो जो हमारा काव्य है वो श्लोक है जो हमारा किसमें चला गया, गुणीभूत व्यंग्य में। जब हमारा स्पष्ट हो कि व्यंग्य ही प्रधान है, व्यंग्य ही मेन है, तो ध्वनि काव्य। और जब व्यंग्य की स्थिति हमने देखा था या तो वाच्य बढ़कर होगा या वाच्य बराबर वाली स्थिति में होगा, तो यहाँ पे संदेह बना हुआ भाई कौन सा प्रधान है, तो संदिग्ध प्राधान्यम। ठीक है, संदिग्ध प्राधान्य वह होता है जहाँ पे संदेह बना रहता है कि वाच्य प्रधान है या व्यंग्य प्रधान है। प्रस्तुत श्लोक में चुंबन करना चाहा, यह की जो इच्छा है क्या यह व्यंग्य प्रधान है या नेत्रों की जो उन्होंने जो दृष्टि लगाई है वह प्रधान है, इसमें संदेह बना रहता है। तो हम नाम से स्पष्ट हो जाते हैं, एक बार हम लास्ट में रिवाइज भी करेंगे तो तुम्हें सारा स्पष्ट रहेगा बेटा। अगला देखो, ये क्या हमारा था, अगूढ़ मप्रस्यांगम वाच्य सिद्ध्यंग मस्फुटम संदिग्ध तुल्य प्राधान्यम। तुल्य प्राधान्य नाम से क्या है, तुल्य प्राधान्य मतलब दोनों ही बराबर प्रधान होते हैं। वहां पे तो संदेह रहता है कि ये प्रधान है या ये प्रधान है, यहाँ पे ये लगता है कि भाई दोनों ही बराबर स्थिति में है, बिल्कुल दोनों में से किसी को भी हम कम नहीं कर सकते, मान सकते, तो दोनों ही प्रधान होते हैं।
जब दोनों ही प्रधान की स्थिति आ जाएगी, हमने एक चीज देखी थी जब मैंने गुणीभूत व्यंग्य समझाया था आपको कि दोनों ही प्रधान होने की स्थिति में क्या होता है, वाच्य और व्यंग्य बराबर स्थिति में आ जाएंगे। जब वाच्य और व्यंग्य बराबर स्थिति में आ जाए तब भी गुणीभूत व्यंग्य काव्य ही होता है। ठीक है, गुणीभूत व्यंग्य कब कब होता है बेटा, जब वाच्य व्यंग्य से या तो बढ़कर हो या वाच्य और व्यंग्य दोनों बराबर स्थिति में आ जाए। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि वहां पर उन्होंने सिर्फ यही उदाहरण दिया है आचार्य मम्मट ने कि वाच्य बढ़कर है व्यंग्य से, लेकिन यहाँ पे ये वाला उदाहरण जब मैंने कहा था कि वहां पे उन्होंने नहीं दिया, यहाँ दिया है। तो तुल्य प्राधान्य में देखो कि वाच्य और व्यंग्य बराबर स्थिति में आ गए, वो वाला उदाहरण यहाँ देखो। ब्राह्मणाति क्रम त्यागो भवतामेव भूतये जाम दग्न्यस्तथा मित्र मन्यथा दुर्मनायते। तुल्य प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण, ब्राह्मणाति क्रम त्यागो भवतामेव भूतये, ये महावीर चरितम नाटक है, उसके द्वितीय अंक में आता है। रावण को लक्ष्य करके परशुराम जी ने वो पत्र भेजा है, तो मंत्री माल्यवान के पास पत्र है, तो वो उसमें लिखा हुआ है, परशुराम जी की उक्ति है, ब्राह्मणाति क्रम त्यागो, ब्राह्मण वंश को नाश करने का जो हमारा क्रम है, ब्राह्मण के अपमान का जो मैंने परित्याग कर दिया है, ब्राह्मणाति क्रम त्यागो, त्याग दिया है, ब्राह्मणों के अपमान करने का जो मेरा स्वभाव था या जो क्रिया थी उसका जो त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया है, वो क्या है, भवतामेव भूतये, आप लोगों के कल्याण के लिए ही है। ब्राह्मणों के अपमान करने के स्वभाव को अथवा क्रिया को जो त्याग कर दिया है वो आप लोगों के कल्याण के लिए है। जामदग्न्यस तथा, फिर क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में जामदग्नि, जमदग्नि ऋषि के पुत्र यानी परशुराम जी तुम्हारे क्या होंगे, मित्र बने रहेंगे, अन्यथा वो तुम्हारे भी क्या हो जाएंगे, दुर्मनायते, शत्रु हो जाएंगे, अन्यथा वे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे भी शत्रु के रूप में हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, अत्र जामदग्न्यः सर्वेषां क्षत्रियाणामेव रक्षसां क्षणात् क्षयं करिष्यतीति व्यंग्यस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यम। वाच्य अर्थ तो बेटा हमने समझ लिया कि ब्राह्मणों के वंश को जो नाश करने का, ब्राह्मणों का जो अपमान करने के स्वभाव को जो त्याग दिया है वो आप लोगों के यानी राक्षस कुल के लिए भी कल्याणकारी है, क्योंकि ऐसा करने से जो जामदग्नि है या जामदग्नि यानी परशुराम जी तुम्हारे मित्र बने रहेंगे, अन्यथा वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो यह तो उसका वाच्यार्थ है। और व्यंग्यार्थ क्या निकल रहा है, जिस प्रकार से परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों से का नाश कर दिया था, ठीक है, जिस प्रकार से परशुराम जी नाराज हो जाने पर सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था, उसी प्रकार सारे क्षत्रियों के समान ही वे राक्षसों को भी क्षण भर में क्षय कर देंगे, क्षण भर में ही उनका विनाश कर देंगे। तो यह जो व्यंग्य है, ठीक है, व्यंग्य क्या है, जिस प्रकार से उन्होंने भाई क्षत्रियों का कर दिया था नाराज होकर के, उसी प्रकार से वह राक्षसों का भी कर देंगे। तो यह जो व्यंग्य है और जो हमने वाच्यार्थ देखा, दोनों का समान प्राधान्य है। ये नहीं लगता कि ये अच्छा है, व्यंग्य जो निकल रहा है, कई बार हम जब श्लोक हमने पहले पढ़ा था बेटा व्यंग्य और जो वाच्य का, तो देख के श्लोक पढ़ते हैं पूरा, उसका वाच्य देखते हैं, जब उसमें से व्यंग्य निकल के आता लगता है अरे वाह क्या बात कह दिया, यह जो व्यंग्य है वो बहुत उत्कृष्ट है, हमें उसमें एकदम आनंद की अनुभूति सी होती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, बात इतनी कुशलता से कही है, वाच्यार्थ इतना अच्छा है, इतना वो भी ऐसा लगता है वो प्रधान है, मेनली वाच्यार्थ प्रधान है और व्यंग्यार्थ भी प्रधान है, क्योंकि व्यंग्यार्थ निकल रहा वो भी है। तो यहाँ पे दोनों को समान रूप से प्राधान्य है, इसलिए यह तुल्य प्राधान्य में। वहां पे तो संदेह बना रहा था, पिछले वाले श्लोक में जो देखा था वहां संदेह होता है कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, यहाँ पे कि दोनों ही प्रधान रूप से हैं। ब्राह्मणों के वंश का, ब्राह्मणों के अपमान करने का जो स्वभाव है उसका परित्याग करना आप लोगों के कल्याण के लिए ही, अन्यथा परशुराम जी तुम ऐसा करने पे तो परशुराम जी तुम्हारे मित्र बने रहेंगे, अन्यथा दुर्मनायते, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो यह जो बात कही है यहाँ पर व्यंग्य निकल रहा है, परशुराम जी ने जिस प्रकार से सारे क्षत्रियों को नाश कर दिया था, उसी प्रकार से वे राक्षसों को भी क्षण भर में नाश कर देंगे। यह जो व्यंग्य है, यह जो इसका व्यंग्य निकला और वाच्य दोनों का समान रूप से प्राधान्य है, इसलिए इसको कहते हैं तुल्य प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य। समझ में आ गया सभी को। अब हम सातवां वेद देखते हैं, काक्वाक्षिप्त। देखो काक्वाक्षिप्त माने काकू से आक्षिप्त, काकू माने कंठ की विशेष ध्वनि, उससे जो व्यंग्य निकलता है
तो काकू से आक्षिप्त होने पर यहाँ पे गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, क्योंकि जो व्यंग्य है वो तुरंत ही वाच्यार्थ की में ही साथ में आ जाता है। देखते हैं उदाहरण से, देखो तुम्हें स्पष्ट होगा। उदाहरण देखो, मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात् दुःशासनस्य रुधिरं न पिबामि रस्तः संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु संधिं करोतु भवतः नृपति पणेन। बेटा कई बार जैसे ऐसे होता है ना कि तुम में से कोई कुछ कहता है, जैसे कि तुम्हारे घर में यदि किसी ने कहा कि तुम ये करोगे, तो तुम ये बोलते हो क्यों नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तुमने बोलने की तुम्हारी कंठ की ध्वनि ऐसी है, जो तुमने बोला क्यों नहीं करूंगी, उसका अर्थ भी होता है कि करूंगी। उसी प्रकार से यहाँ पर है काकू से आक्षिप्त कंठ की विशेष ध्वनि से। मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात् दुःशासनस्य रुधिरं न पिबामि रस्तः संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु संधिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन। किसकी उक्ति है? वो कह रहे हैं, भीमसेन कह रहे हैं, यदि आपका संधिम करो तो भवताम नृत्य, भवताम माने आप लोगों का राजा यानी युधिष्ठिर है, चाहे तो शर्त पर पड़े माने शर्त के द्वारा से कोई संधि कर ले, लेकिन क्या मंथनामी कौरव शतम समरे न कोपात, मैं क्रोध के कारण युद्ध भूमि में समरे, युद्ध भूमि में कौरव शतम 100 कौरवों को, समस्त कौरवों को मथनामी ना, उनका क्या नाश नहीं कर दूंगा। वो कहता है क्या मैं क्रोध से युद्ध भूमि में कौरवों का नाश नहीं कर दूंगा, अर्थात अवश्य कर दूंगा। दुशासन से रुधिरम न पिबामि रस्ता, क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन से, दुशासन की उरह माने छाती से, रुधिरम न पिबामि, रुधिर नहीं पीऊंगा, रक्त नहीं पीऊंगा, पीऊंगा अवश्य पीऊंगा। संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु, क्या मैं अपनी गदा से, अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं को चूर्ण चूर्ण नहीं कर दूंगा, उसको तोड़ नहीं दूंगा। आपके राजा चाहे तो फल जाए पणेन माने छत के द्वारा से संधि कर ले। तो श्लोक का अर्थ उतना ही है कि आपके राजा चाहे तो पण के माध्यम से, छत के माध्यम से कोई संधि कर ले, लेकिन क्या मैं क्रोध के कारण युद्ध भूमि में 100 कौरवों को नहीं मत दे दूंगा, उनका नाश नहीं कर दूंगा। क्या मैं दुशासन के छाती से रक्त नहीं पीऊंगा, क्या मैं दुर्योधन की गदा को तोड़ नहीं दूंगा। यह इसका श्लोक का अर्थ है, वाच्यार्थ है। लेकिन यहाँ पर एक मिनट, इसका देखो, इसका व्यंग्य देखो, अत्र मथनामी एव इत्यादि व्यंग्यम, यहाँ पर मथनामी एव, वो कहता है कि मथनामी ना, नहीं मत दूंगा, नहीं उनका नाश कर दूंगा, इत्यादि व्यंग्य मथनामी मैं कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अवश्य नाश कर दूंगा, मैं क्या नहीं पीऊंगा, अवश्य पीऊंगा, क्या मैं नहीं तोड़ूंगा, अवश्य तोड़ूंगा। यह जो व्यंग्य है वाच्य निषेध सहभावेन, वाच्य के निषेध के साथ ही स्थित है। जैसे वाच्य में तो कहा गया नहीं कर दूंगा ना, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें पता चल जाता है कि वो ये कहना चाह रहा है, क्योंकि कंठ की विशेष ध्वनि है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने कहा ना, यदि तुमसे मुझे, एक तो ये कि मैं काम, तुम ये काम कर दो, करोगे, कोई तुमसे इस तरह पूछा करे नहीं करूंगा, एक तो तुमने बोला नहीं करूंगी, एक बोलोगी नहीं करूंगी, मतलब ये तुमने यदि स्टाइल में इस तरह से बोला, तो उसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो क्रोध में हो, लेकिन तुम कहना ये चाह रहे हो कि मैं इसे क्यों नहीं करूंगी, अवश्य मैं इसे करूंगी। तो यह कंठ की विशेष ध्वनि है, उसी के कारण से यहाँ पर व्यंग्य जो अर्थ है वाच्य के निषेध के साथ साथ ही यहाँ पे वो व्यंग्य अर्थ प्रतीत हो रहा है। समझ में आ गया सभी को? अत्र मथनाभि एव, मैं अवश्य उनका नाश कर दूंगा, इत्यादि जो व्यंग्य है वाच्य निषेध के साथ साथ ही स्थित है। अगला है असुंदर, यानी जब व्यंग्य सुंदर नहीं हो, यानी है तो सही व्यंग्य लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो। वानीर कुंजोडीन शकुनी कोलाहलम शुणवंत्या ग्रहक्रम व्याव्रताय वधवा सिद्ध्यंति अंगनानी। वानीर, वानीर के कुंज से उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल को सुनती हुई ग्रह क्रम में लगी हुई बधू के अंग क्या हो रहे हैं, सीदंती ही, उनके सुनते हुए बधू के अंग शिथिल हो रहे हैं। क्या वेद के कुंज से उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल को सुनकर के उसके अंग सीदंती माने शिथिल हो रहे हैं। यहाँ पे भी बेटा क्या व्यंग्य है कि दत्त संकेता, संकेत दिया गया था कि भाई हमें उस लता ग्रह में मिलना है, तो नायक तो चला गया किंतु वो नहीं गई। इस व्यंग्य से सीदंती अंगानी इति वाच्यम सचमत्कारम, किंतु
यहाँ पर जो वाच्य है कि उसके अंग शिथिल हो रहे हैं उसको देखते हुए वह अधिक चमत्कार का जनक है। वाच्य यहाँ पे अधिक चमत्कार जनक है, वाच्य अधिक सुंदर है, व्यंग्य यहाँ पे सुंदर नहीं है। तो असुंदर, जब व्यंग्य सुंदर ना हो तो वेद के कुंज से उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहलों को सुनती हुई ग्रह क्रम में लगी हुई, घर के काम काज में लगी हुई बधू के अंग जो है वो शिथिल हो रहे हैं। तो इसका व्यंग्य क्या है? हमने दत्त संकेत स्थान निश्चित किया था कि वहां जाना है, वहां मिलेंगे, लेकिन वो तो कश्चित लता गृह प्रविष्ट, वो तो अपनी लता गृह में चला गया, लेकिन वो नहीं गई। यह जो व्यंग्य है उससे इसकी अतिरिक्त इसकी दृष्टि इससे अधिक जो वधु के अंग सीदंती माने वधु के अंग शिथिल हो रहे हैं, यह वाच्य अधिक चमत्कार का जनक है, यह वाच्य अधिक चमत्कार पूर्ण है। इसलिए यहाँ पे व्यंग्य जो है, वाच्य अधिक सुंदर है, व्यंग्य सुंदर नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं असुंदरम। ठीक है, तो यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य का हमने 8 भेद पढ़े हैं। ये गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एशाम भेदा यथा योग्यम वेदितव्याच पूर्वत, ये हम आगे से कल देखेंगे। एक बार अब मैं तुम्हें सारा बता देती हूँ। प्रथम कार्य का देखो, उसी से हम समझ जाएंगे सारा। गुणीभूत व्यंग्य काव्य हम समझ गए। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, और गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद हैं। ठीक है, जो तुम्हें मैं एक बार कारिका द्वारा दिखा देती हूँ बच्चों। अगूढ़ मप्रस्यांग्यम वाच्य सिद्ध्यं मस्फुटम संदिग्ध तुल्य प्राधान्ये कौक्षिप्तम सुंदरम व्यंग्यमेवं गुणीभूत व्यंग्य शास्त्रौ विधा स्मृतः। तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य के ये 8 भेद है। अगूढ़, अप्रस्यांग, वाच्य सिद्ध्यं, अस्फुट, संदिग्ध प्राधान्य, तुल्य प्राधान्य, कौक्षिप्त और असुंदर। ठीक है, तो इनके नाम से तुम समझ गए होंगे। अगूढ़ यानी जहाँ पे व्यंग्य बिल्कुल छिपा हुआ नहीं रहता, यानी सबको प्रतीत हो जाता है, असहृदयजनों को प्रतीत हो जाता है। अप्रस्यांग यानी कि जहां पर व्यंग्य दूसरे का अंग बन जाता है, वाच्य का या रसादि का। जहाँ पे वाच्य सिद्ध्यंग, जहाँ पे व्यंग्य वाच्य की सिद्धि का ही अंग हो, वाच्य को सिद्ध करने का दृष्टि से हो, वाच्य ही जब उसकी व्यंग्य जब हम ले रहे हैं उससे सिद्ध हो रहा है, तो वाच्य सिद्ध्यंग। अस्फुट, जब व्यंग्य ऐसा हो कि जो किसी को भी प्रतीत ना हो, ना तो सहृदय जनों को ना असहृदय जनों को, किसी को ना हो। तो व्यंग्य मेनली तभी होता है जब सहृदय जनों को प्रतीत हो, जब सहृदय जनों को भी उसमें क्लिष्टता हो तो वह अस्फुट है। संदिग्ध प्राधान्य, जब व्यंग्य और वाच्य में कौन प्रधान है यह संदेह बना रहे तो संदिग्ध प्राधान्य। जब व्यंग्य और वाच्य दोनों बराबर हो कि दोनों ही प्रधान है तो तुल्य प्राधान्य। सातवां भेद था काकोक्षिप्त, जब काकू से आक्षिप्त हो व्यंग्य तो वो गुणीभूत हो जाता है, जैसे कि हमने उदाहरण देखा। और लास्ट है असुंदर, जहां पर व्यंग्य सुंदर ना हो तो वह भी असुंदर गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता